हाँ, आप सबको नमस्कार और आभार सबके प्रति। यद्यपि ये कार्यक्रम हम लोग के क्रिएटिव हिस्ट्री का कार्यक्रम है या बक्सर हिस्टोरियन ग्रुप का कार्यक्रम है, लेकिन ज़ाहिर है कि इसमें भट्ट साहब भी, राम प्रसाद भट्ट साहब हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी जर्मनी से जुड़े हैं। उत्पल जी श्रीलंका के किलानी यूनिवर्सिटी में हिंदी के प्रोफेसर हैं और आजकल कोलंबो यूनिवर्सिटी में जो समकालीन भारत अध्ययन जो केंद्र है उसके डायरेक्टर भी हैं, जो भारत सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है। और जब हम लोग इस पर बातचीत कर रहे थे तो 2 लोग मेरे ज़हन में थे, लेकिन थे और फिर हम सुरेश कांटक जी भी मेरे ज़हन में थे, जो उनसे बहुत लंबे समय से जुड़े थे नयन जी से। मैं चाहता था कि यह हम लोग की योजना थी कि गाँव से जुड़े व्यक्ति इस पर काम करें, लेकिन अच्छा लगा कि उपल रंजीत जी ने श्रीलंका के पास के कोलंबो के पास के एक ऐसे गाँव को इस पूरे नैरेटिव्स के लिए, हिस्ट्री के लिए सामने लाए, जो ब्रिटिश काल में अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ लड़ा था। और जाहिर है कि मैं जब उनको सुन रहा था उनके पूरे व्याख्यान के, कैसे धीरे-धीरे एक प्रतिरोध की चेतना निर्मित होती है। और आप मान कर चलिए कि स्वाधीनता आंदोलन का संघर्ष चाहे भारत का हो, चाहे श्रीलंका का हो, या जितनी कॉलोनियां रही है पूरी दुनिया में, एक तरह से अंग्रेज की बड़ी पुरानी लड़ाई थी फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। कितना मतलब पूरी दुनिया पर, और लोग कहते हैं कि एक युद्ध जब इंग्लैंड में फ्रांस में हुआ तो फ्रांस उस लड़ाई में हार गया था और उसके बाद अंग्रेजी साम्राज्यवाद की सत्ता धीरे धीरे पूरी दुनिया में बढ़ती गई। आप गौर करेंगे कि नयन जी से मेरी मुलाकात 2000 के आसपास हुई थी। मेरी कहानी इंडिया टुडे में 2 किश्तों में छपी थी, उत्तर कथा के नाम से। वह कहानी बक्सर पर केंद्रित थी, बक्सर के गांव के एक मठ पर थी और उस मठ के बहाने उधर के पूरे सोशल हिस्टोग्राफी मैंने किया था उस कहानी के जरिए। और मुझे अच्छा लगा उस कहानी के जरिए पूरे बक्सर क्षेत्र में मुझे जाना गया। जब मैं पहली बार बक्सर गया कहानी छपने के बाद, तो मुझे याद है कि नयन जी को कहीं से पता चल गया था कि मैं बक्सर आ रहा हूँ। मेरा गांव बक्सर के पास अहिरौली गांव है। और जब मैं बक्सर रेलवे स्टेशन पर उतर रहा था तो वहाँ माइक से एक नाम अनाउंस हो रहा था कि प्रोफेसर देवेंद्र चौबे जहाँ भी हो रेलवे स्टेशन मास्टर के कमरे में चले आए। तो अचानक मुझे लगा कि मेरा नाम कौन पुकार रहा है। मैं बहुत चकित हुआ कि फिर अचानक जब पहुंचा स्टेशन मास्टर के पास, देखे वहाँ नयन जी थे, आपके प्रोफेसर डॉक्टर दीपक राय वहाँ बैठे हुए थे और बक्सर के काफी 10-15 साहित्यिक जन थे। तो नयन जी से वो मेरी पहली मुलाकात थी रेलवे स्टेशन पर। कहा कि देवेंद्र जी, आपको मैं बहुत अच्छी तरह आपकी कहानी से मैं जान गया कि आप कौन हैं। और यह अद्भुत मुलाकात थी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यह कहानी तो इंडिया टुडे में कई लोगों ने पढ़ी थी, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि इस कहानी का बक्सर में पाठ करिए और पब्लिक पाठ करिए। और फिर बक्सर का जो किला का मैदान है, जो अंग्रेज का एक तरह से सेंटर था वहां पर ब्रिटिश काल में, जहां पर बहुत सारी लड़ाइयां भी हुई, वो गंगा नदी के तट पर बना हुआ। कभी भट्ट साहब उपल जी कभी बक्सर की यात्रा करेंगे तो देखेंगे बहुत सुंदर दृश्य है। आज भट्ट साहब ने देवप्रयाग का शायद मेरे साथ सीन शेयर किया था। वो गंगा नदी है, उधर वह नदी है, कैसा सुंदर दृश्य होता है। तो बक्सर का जो रामरेखा घाट है, बक्सर का किला है, वैसा ही सुंदर दिखाई देता है। लगता है पहाड़ पर पूरा किला बना हुआ है, पीछे गंगा नदी बह रही है। तो उसी किले के मैदान में मेरा कहानी पाठ हुआ पब्लिक के बीच में उत्तर कथा का। और जैसा अभी दीपक राय जी भी बता रहे थे, शशांक शेखर भी बता रहे थे कि मैं भी बक्सर शहर में एक तरह से चलती फिरती सांस्कृतिक गतिविधियों की एक तरह से मसाल की तरह थे। अब आप कह सकते हैं कि बक्सर शहर की पहचान, साहित्यिक पहचान जो थी कुमार नयन से थी, या सांस्कृतिक पहचान कुमार नयन से थी। और उसी तरीके से बक्सर बाहर था, बक्सर उतना ही उनके अंदर भी था। और मुझे याद है कि वहाँ करीब 200-250 लोग थे, किला के मैदान में थे, टेंट लगा था। मैं खुला मंच से मैं कहानी का पाठ कर रहा था, लोग सुन रहे थे। और फिर लगा कि मतलब ये बहुत बड़ी मतलब मेरे लिए उपलब्धि की तरह है और आज भी मैं उस दिन को याद करता हूँ। उसके बाद तो फिर बक्सर जब भी जाना हुआ 2010 तक आप कह सकते हैं, रश्मि जी ने भी बताया, जब भी जाना हुआ नयन जी के साथ, कभी किसी कार्यक्रम में, कभी किसी कार्यक्रम में। और कई बार जब हम लोग ने 2014 में जब बक्सर युद्ध के जब 250 साल मनाया जा रहा था खास करके, तो क्रिएटिव हिस्ट्री ने और बक्सर हिस्टोरियन ग्रुप ने एक ज्वाइंट रंगश्री के साथ मिल करके, रंगश्री के अध्यक्ष अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं महेंद्र प्रसाद सिंह जी, उस समय महासचिव थे रंगश्री के। तो हम लोगों ने 4 जगह कार्यक्रम रखा था, चौसा में फिर रखा था, फिर आपका वहां रखा था।
तो हम लोग ने यह तय किया, नयन जी ने, दीपक जी ने यह तय किया कि ठीक है, कार्यक्रम तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन हम एक मार्च करते हैं बक्सर युद्ध के गांव से लेकर के बक्सर शहर तक, तो कितना अच्छा कार्यक्रम होगा। अब भट्ट साहब कल्पना करिए कि करीब 5 कोस की वो दूरी थी, तो खैर थोड़ी दूरी हम लोगों ने गांव से लेकर के पक्की सड़क तक पैदल मार्च किया, और फिर उसका शहर के पहले हम लोग आए, फिर शहर से लेकर के किला के मैदान तक वह मार्च हुआ। और जी मतलब बैनर पकड़े थे, दूसरी तरफ कुछ लड़के थे, फिर सब लोग बैनर के साथ चल रहे थे, और फिर बक्सर शहर में एक अलग सा कि ये पूरा जुलूस कहाँ से आ रहा है। बड़े बैनर में लिखा था 250 वर्ष बक्सर में मनाया गया। फिर किला के मैदान में वो सारा कार्यक्रम हुआ, और अगले दिन अखबार में खबर छपी, बक्सर के अखबार में। संयोग से मतलब इस कार्यक्रम की खबर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लग गई, और उन्होंने चिट्ठी लिखी क्रिएटिव हिस्ट्री को। मतलब रश्मि जी के पास चिट्ठी अभी है कि बिहार सरकार तो इस युद्ध को भूल गई, बट आप लोग ने इस युद्ध का मतलब 250 साल को मनाई, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और वाकई मतलब कहा जाता है कि कोई ना कोई नोटिस लेता है आपके काम को। खैर वो एक अलग प्रसंग है, लेकिन यह इस तरह का दुस्साहस मतलब कुमार नयन करते थे। मुझे बार बार लगता है कि नयन जी जैसे लोग, कुमार नयन ने बक्सर में भी और जहां भी रहे हुए, वो साहित्य को या बौद्धिकता को, विचारों को एक तरह से बंद कमरे से लेकर के बाहर आए और उसको सड़क पर ला करके पूरी जनता के बीच फैला दिया। ये बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। हम लोग तो कार्यक्रम हॉल में करते हैं, ऑडिटोरियम में करते हैं, और फिर हमने वही परिकल्पना, जब 2010 में क्रिएटिव हिस्ट्री का पहला कार्यक्रम हुआ, बक्सर ग्रामीण लेखक इतिहासकार सम्मेलन हुआ, तो हम लोगों ने उस पहले कार्यक्रम के संयोजक कुमार नयन ही थे, जिन्होंने बक्सर में पूरा कोऑर्डिनेशन किया। पटना से बड़ी प्रसिद्ध लेखक प्रेम कुमार मणि आए, उन्होंने भाषण दिया। सासाराम से लोग आए, सासाराम से सभी का एक तरह से पूरा प्लेस रहा है, हिस्टोरिकल प्लेस रहा है। तो बक्सर तो पूरा का पूरा इतिहास से चारों से घिरा हुआ है। एक तरफ सोचिए कि 1539 का चौसा युद्ध हुआ था, बक्सर से मात्र 13 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम में हुआ था, गंगा नदी के तट पर हुआ था। और ठीक पूरब में बक्सर से 5 कोस की दूरी पर 1764 का बैटल ऑफ द बक्सर हुआ, और आज भी पूरी दुनिया में लोग बक्सर को बैटल ऑफ द बक्सर के रूप में जानते हैं। और ये दोनों युद्ध, 1539 का युद्ध और कहिए कि जो आपका युद्ध था 1764 का, इसने पूरे के पूरे भारतीय मध्यकाल के, भारत के मध्यकाल के इतिहास को और आधुनिक काल के इतिहास को पूरा बदल के रख दिया, पूरे भारत को प्रभावित किया। हुमायूं का हारना एक बहुत बड़ी हार थी मुगल सल्तनत के लिए, और वैसे हेक्टर मुंडो ने जो पूरा युद्ध विजय प्राप्त किया बक्सर के लोगों, बक्सर में जो पूरा वॉर हुआ कथकौली गांव में, तो उसने भी पूरे के पूरे एक तरह से हिंदुस्तान पर अंग्रेजी हुकूमत या ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत को बढ़ाने में मदद की। और जब मैंने इस पूरे प्रसंग में कविता तानाशाह लिखी, पिछले 4 जनवरी को छपी थी प्रभात खबर में, तो नयन जी का फोन आया, और नयन जी का फोन इतना बढ़िया फोन था कि कहा कि देवेंद्र जी, आपने तो पूरे बक्सर को इस कविता में उतार दिया, और मैं कविता को जी रहा हूँ, और मैं इस कविता को अनुवाद करूंगा, कविता का अनुवाद करूंगा। और उन्होंने, मुझे नहीं पता था कि नयन जी को इतनी अच्छी अंग्रेजी आती है, और उन्होंने कविता का अंग्रेजी में अनुवाद किया, तानाशाह कविता का। और खैर कविता अभी कंटेम्प्रेरी इंडियन लिटरेचर में मैंने भेजा छपने के लिए, जब छपेगी तो हम लोग शेयर भी करेंगे आप लोगों के साथ। मेरे कहने का मतलब कि नयन जी मतलब एक बहुत बड़े मतलब प्रतिबद्ध सामाजिक कार्यकर्ता तो थे ही, बहुत बड़े लेखक थे, और जिससे वाकई जिसे हम जनवादी लेखक कहते हैं, उस पार्टी लाइन को छोड़ दीजिए तो सही मायने में जनवादी लेखक थे। और उन्होंने साहित्य को बक्सर के पूरे मतलब स्प्रेड कर दिया पूरे मतलब शहर में। और वाकई मतलब शशांक शेखर ठीक ही कह रहे थे कि अभी हम लोग बाहर निकलेंगे और नयन जी कहीं पर टोपी लगाए, लंबा कुर्ता पहने, किसी चौराहे पर 3-4 लोग को भाषण देते दिखाई पड़ जाएंगे। और वाकई में जब भी बक्सर शहर जाता तो कहीं ना कहीं नयन जी मुझे ऐसे ही मिलते थे, और फिर हम गाड़ी छोड़कर उतर जाते थे, फिर उनसे बात करते थे, फिर हम लोग पैदल शहर में घूमने लगते थे। तो वाकई नयन जी को, मेरे पास भी बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन इसको अभी समाप्त करेंगे। अभी हम लोग अपने नागेंद्र नाथ ओझा जी को सुनना चाहेंगे, और नागेंद्र नाथ ओझा जी भी डुमरांव से हैं, रश्मि जी उनके बारे में परिचय देंगी। लेकिन नागेंद्र नाथ ओझा जी बहुत हार्डकोर एक्टिविस्ट रहे। भट्ट साहब, आप मान कर चलिए कि बक्सर के क्षेत्र के ग्रामीण इतिहास की जितनी गहरी जानकारी नागेंद्र नाथ ओझा जी को हो, उतना किसी को नहीं है। उनकी जबान में, उनके दिमाग में पूरा इतिहास फैला हुआ है, और इतने रेफरेंसेस उनके पास हैं। पहली बार जब उन्होंने 2013 में जब हमारे कार्यक्रम से जुड़े, वह कार्यक्रम हिरौली के गंगा तट पर हो रहा था, और वहां पर जब मैंने सुना उनको बहुत सारे रेफरेंस देते, तो मैंने कहा कि नेता तो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन ऐसा नेता, जन नेता और जनता से जुड़ा हुआ नेता बहुत कम मैंने देखा जो पढ़ा लिखा भी हो।
तो नागेंद्र ओछा बहुत गहरी समझ रखते हैं भारतीय समाज की, भारतीय राजनीति की, भारत के सांस्कृतिक इतिहास की भी गहरी जानकारी है। वो कम्युनिस्ट पार्टी के जरूर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जितनी उनकी मतलब भारतीय जन समाज में दिलचस्पी है, उसी बक्सर शहर में जो बहुत सारी चीजें विस्मृत हो गई थी। अभी उज्जवल जी ने शुरू में बताया कि कैसे वहाँ कमलदह तालाब था, जो पूरे उसका बहुत ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस है, उसको उन्होंने दोबारा बनवाया उसको, और बहुत सारे ऐसे काम किए। मतलब वो अगर उनके ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी का ठप्पा नहीं रहता तो लोग कहते कि कोई मतलब दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी है जो ऐसा काम कर रहा है, धर्म से संबंधित चीजों को ठीक करा, रामरेखा घाट को लेकर काम करना करवाना। वाकई मतलब बहुत बड़े लीडर्स हैं और उतने ही बड़े थिंकर हैं। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ मतलब नयन जी उनके बहुत करीबी रहे हैं। और रश्मि जी ने ठीक कहा कि हमने जब मेरा गांव मेरा इतिहास ये व्याख्यान सीरीज शुरू किया था, तो जो पहला आदमी व्याख्यान का नाम हमारे जहन में आया था वो कुमार नयन ही थे, और अध्यक्षता के लिए जो पहला नाम है वो नागेंद्र नाथ ओझा जी ही थे। और इसीलिए जब ये सारा मतलब उनका निधन हुआ तो फिर हमारी समिति ने तय किया कि यह व्याख्यान अब उनके नाम पर कर दिया जाए, और पहला व्याख्यान भी वही मतलब कुमार नयन तो अब नहीं है, लेकिन हमने कहा कि उपल जी श्रीलंका के इतिहास के बहाने, गांव के इतिहास के बहाने। और वाकई में जो उपल जी को दोबारा कहकर अपनी बात समाप्त होने, उपल जी को जब मैं सुन रहा था तो मुझे लग रहा था ये तो मेरे अहिरौली और कथकौली गांव की कहानी कह रहे हैं, जहां पर मतलब वो अंग्रेज बिल्कुल, उपल जी अब नहीं मानेंगे, जब यहाँ शशांक शेखर दीपक राय जी बैठे हुए हैं, ओझा जी बैठे हुए हैं, और हेक्टर मुनरो ने उस गांव को 7 बार उजाड़ा, वहां के परवेज आलम बताते थे, और कहा कि इस गांव के लोगों ने मेरा इतना विरोध किया कि 2.5 घंटा संघर्ष होता रहा, मुझे मतलब मेरा मुकाबला करते रहे, करीब 200-250 लोग थे। समय पर न नवाब की फौज आई लखनऊ के, न बक्सर की फौज आई मतलब समय पर। मीर कासिम के पास छोटी सी टुकड़ी थी, वहां के 2 योद्धा थे जो मिल के साथ मिल के लड़े, और उनको मतलब बिल्कुल मतलब तो हराया उनको, और पूरा का पूरा उस कथकौली के आसपास का जो खेत है लाशों से पट गया, तलवार भाले बर्छी खेतों में बिखरे हुए थे, जिसको बाद में गांव के लोगों ने इकट्ठा करके गांव के बाहर एक कुआं था, कुएं में डाल दिया, उस पर एक बरगद का पेड़ लगा दिया। जब कभी आप लोग बक्सर आएंगे तो वह पेड़ अभी भी आपको बड़ा 250 साल का पेड़ दिखाई पड़ेगा। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं समाप्त करूंगा, और वाकई मतलब उपल जी ने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया कि कैसे एक तरह से गांव की जनता प्रतिरोध का इतिहास रचती है, और वाकई प्रतिरोध जो शहर में हुए उसमें अगर आप कभी डाटा को इकट्ठा करेंगे, उसमें बड़ी संख्या गांव के लोगों की थी, किसानों की थी, मजदूरों की थी। इन लोगों ने मिल करके गांधी के साथ ये लोग देश में चलते थे, और इन्होंने बड़ा प्रतिरोध की संस्कृति कायम की। तो इसीलिए मुझे बार बार लगता है कि गांव का इतिहास भी राष्ट्र का ही इतिहास, वो अलग से नहीं है। हाँ, उसको थोड़ा बिलो टू द अर्थ देखने की जरूरत है। तो जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आग्रह करूंगा रश्मि जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। रश्मि जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये पहली बार श्रीलंका के किसी गांव के इतिहास के बारे में हिंदी में ऐसा प्रस्तुतिकरण हुआ है, वो इतिहास की पहली बार। ये तो बड़ी बात है, बहुत बहुत बड़ी बात है।